बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिस्टर नोबडी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें यह दिखाया गया कि जो फैसला हम आज लेते हैं वो हमारे कल को निर्धारित करता है। और सोचो कि अगर आपको ये पहले से पता हो कि आज जो आप फैसला कर रहे हो इससे आपका जीवन कल कैसा होगा, तो आपके जीवन में कितना कंफ्यूजन और कितना रोमांच होगा। क्योंकि अगर आपके भविष्य में आपके पास दो सही रास्ते हैं और दो गलत रास्ते हैं, तो उन दो सही रास्तों में से एक सही रास्ता चुनना और दो गलत रास्तों में से एक बेहतर चुनना, ये बहुत मुश्किल होता है। और इस फिल्म का जो मेन किरदार है जिसका नाम है नीमो नोबडी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलो अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है साल 2092 से और अब तक साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और अब न कोई इंसान बीमार होता है और न कोई मरता है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के सेल्स डेड हो जाते हैं तो डॉक्टर्स उसके सेल्स को बदल देते हैं। और उस इंसान के सेल्स को बदलने के लिए साइंस ने खास तरह के पिग्स को बनाया है। तो जब भी किसी इंसान के सेल्स डेड होते हैं तो उस इंसान के डेड सेल्स को इन पिग्स के एक्टिव सेल से बदल दिया जाता है। इसीलिए अब न इंसान बीमार होते हैं और न वो मरते हैं। लेकिन अभी भी इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि जो अमर नहीं है, और वो मर सकता है। इस इंसान का नाम है नीमो नोबडी और इसकी उम्र 118 साल है। क्योंकि ये इंसान बहुत बूढ़ा हो चुका है और ये इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है, तो ये मरने वाला है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस पे, क्योंकि ये पूरी दुनिया से अलग है। अब दुनिया में कोई नहीं मरता और दुनिया ये जानना चाहती कि पहले की दुनिया कैसी थी जब लोग मरते थे, बीमार होते थे। इसीलिए वो नीमो का एक इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन नीमो को अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी याद नहीं होती। इसीलिए उनके साथ एक साइकेट्रिस्ट भी आता है और वो हिप्नोसिस के द्वारा नीमो को उसकी पिछली जिंदगी याद दिलवाता है और नीमो को सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद एक आदमी नीमो से सवाल पूछना शुरू करता है और नीमो उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। और वो बताता है कि जब हम जन्म नहीं लेते, जब हम आत्माओं के घर में होते हैं, तो हर एक बच्चे के पास ऐसी काबिलियत होती है, ऐसी पावर्स होती है कि वो अपना भविष्य देख सकता है। लेकिन माँ की कोख में जाने से पहले वहां पर एंजल ऑफ ओब्लिवियंस आती है और वो उनके अपर लिप पर अपनी उंगली मूव करती है, जिससे उनकी ये शक्ति खत्म हो जाती है, यानी कि वो अपना भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन एंजल ऑफ ओब्लिवियंस ऐसा नीमो के साथ करना भूल जाती है और जब नीमो जन्म लेता है तो उसके अंदर आज भी ऐसी शक्तियां हैं कि वो अपना भविष्य देख सकता है। और वो अपने पेरेंट्स को कई बार बताता भी है कि मैं अपना भविष्य देख सकता हूं, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके आसपास के लोग उस पर विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और नियो अब 9 साल का हो चुका है और उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे एक बहुत बड़ा फैसला करना है। यानी नीमो के माता पिता अब डाइवोर्स ले रहे हैं और नीमो को अब ये फैसला करना है कि उसको अपनी माँ के साथ जाना है या अपने पिता के साथ रहना है। जैसा कि नीमो भविष्य देख सकता है, तो यहाँ से नीमो ये देखना शुरू करता है कि अगर वो अपनी माँ के साथ जाता है तो उसकी आगे की जिंदगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, और अगर वो अपने पिता के साथ जाता है तो उसकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अभी तक इस कहानी में जो भी चल रहा है वो 118 साल का जो नीमो है वो एक जर्नलिस्ट को अपनी कहानी सुना रहा है। और अब पूरी कहानी इस 9 साल के नीमो पर आ गई है जो रेलवे स्टेशन पर अपने माँ और अपने पिता के साथ खड़ा है और यहाँ से इसे ये फैसला करना है कि ये माँ के साथ जाना चाहता है या पिता के साथ। अब ये 9 साल का नीमो अपना भविष्य देखना शुरू करता है। यहाँ से आगे इस कहानी में नीमो की जिंदगी की 2 स्टेजेस को दिखाते हैं, एक जब नीमो 15 साल का है और दूसरा जब वो 34 साल का है। और 9 साल का नीमो तो ऑलरेडी पूरी कहानी सोच रहा होता है, यानी कि अपना भविष्य देख रहा होता है। यानी कि नीमो की जिंदगी की 3 स्टेजेस को दिखाते हैं, जब वो 9 साल का होता है, 15 साल का होता है और 34 साल का होता है। अब नीमो ये देखता है कि वो अपनी माँ के साथ चला गया और जो उसकी मम्मी के नए पार्टनर है उनके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि नीमो 15 साल का हो गया है और जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम ऐना होता है और नीमो को ऐना को देखते ही प्यार हो जाता है। अब एक बार ये सारे के सारे बीच पर जाते हैं, नीमो अकेला बैठा होता है, तभी ऐना नीमो के पास आती है, बोलती है कि चलो हमारे साथ स्विमिंग करने चलो। नीमो ऐना के दोस्तों को पसंद नहीं करता, इसलिए वो मना कर देता है और ऐना के दोस्तों को उल्टा सीधा भी बोलता है। अब ऐना वहां से चली जाती है और इसके बाद ऐना नीमो को कभी नहीं मिलती। अब 9 साल का नीमो जो अपने माता पिता के साथ रेलवे
रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और जो अपना पूरा भविष्य देख रहा है, वो इस बार ये तय करता है कि जब ऐना मेरे पास आएगी तो मैं उसे कुछ और कहूंगा। और जब ऐना उसके पास आती है तो वो बोलता है कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, मैं तैर नहीं सकता। और ये सुनने के बाद ऐना भी स्विमिंग करने नहीं जाती, वो वहीं पर निमो के साथ बैठ जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद ऐना निमो के सौतेले पिता के साथ घर पे आती है। दरअसल वो निमो के सौतेले पिता की बेटी होती है, यानी कि ऐना और निमो सौतेले भाई बहन है। और अब निमो और ऐना एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद निमो की माँ का और निमो के जो सौतेले पिता है, इनके आपस में अनबन हो जाती है और निमो के जो सौतेले पिता है वो ऐना को लेके न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और अब जब निमो 34 साल का हो जाता है तो वो न्यूयॉर्क चला जाता है और वहां पर एक स्विमिंग पूल में जॉब करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐना को स्विमिंग करना बहुत पसंद है और कभी ऐना स्विमिंग करने आएगी तो वो उससे वहां पर मिल लेगा। लेकिन ऐना को वो एक रेलवे स्टेशन पर देखता है और ऐना भी उसको देखती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ऐना जाने से पहले उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि मुझे फोन करना, 2 दिन बाद हम लाइट हाउस पर मिलेंगे। और ये कहकर ऐना वहां से चली जाती है। अब ऐना के जाने के बाद बारिश हो जाती है और बारिश की बूंदे गिरने से निमो के पास जो ऐना का नंबर होता है वो मिट जाता है। इसके बाद निमो रोज जाकर लाइट हाउस पर बैठता है, लेकिन ऐना वहां पर कभी भी नहीं आती। अब जो 9 साल का नन्हा निमो है वो एक दूसरे तरीके से सोचता है, यानी कि वो बहुत सारी चीजों को बदलता है और उस बदलाव से निमो की और ऐना की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और इस जिंदगी में निमो एक पूल में काम नहीं करता, बल्कि वो एक टीवी एंकर है। एक शाम को जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी से एक चिड़िया टकराती है और उसकी गाड़ी का बैलेंस आउट हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है और उसकी गाड़ी एक लेक में, एक झील में गिर जाती है और जिससे निमो की मौत हो जाती है। अब कहानी वापस वहीं पर आती है जहां पर निमो 9 साल का है और उसको यह फैसला करना है कि उसको अपनी मां के साथ जाना है या अपने पिता के साथ जाना है, क्योंकि मां के साथ जाने के बाद जो जो घटनाएं उसके साथ हो सकती हैं वो देख चुका है। इसीलिए अब वो ये देखता है कि अगर वो अपने पिता के साथ जाता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। यहाँ वो देखता है कि वो 15 साल का हो चुका है और उसके पिता व्हील चेयर पर है, वो हिल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। इसीलिए उसको अपने पिता के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और घर चलाने के लिए उसे एक दुकान में काम भी करना पड़ता है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि निमो राइटिंग का भी काम करता है। दरअसल वो एक स्टोरी लिख रहा होता है जो कि पूरा साइंस फिक्शन होता है और ये कहानी मंगल ग्रह पर जाने की होती है। एक दिन निमो के स्कूल में एक डांस पार्टी होती है और वहां पर उसकी एक बैचमेट होती है जिसका नाम होता है एलिस। उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो रहा होता है और वो निमो के पास आती है और दोनों बातें करते हैं और यहाँ पर निमो को एलिस से प्यार हो जाता है। और कुछ दिनों बाद निमो एलिस को अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक लव लेटर देने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन वो वहां पर देखता है कि एलिस अपने पिछले यानी कि पुराने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और ये देखकर निमो को बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है और फ्रस्ट्रेशन में वो वहां से निकल जाता है। क्योंकि निमो दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा होता है और उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। बस वो लोगों को देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। और निमो की जिंदगी की ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब 9 साल का निमो ये सोचता है कि जब उसने एलिस को और उसके बॉयफ्रेंड को उसके घर पे साथ देखा था तो वहां से गुस्से में ना जाकर वो उसके पास जाता है और उसे अपना लव लेटर देता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो निरंतर प्रयास करता रहता है और फाइनली ये डिसाइड होता है कि निमो और एलिस की शादी हो जाती है। लेकिन एक बार जब निमो और एलिस कहीं से आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें एलिस की मृत्यु हो जाती है। अब निमो ने एलिस को वादा किया होता है, जब ये पहली बार मिले होते हैं तो इनके बीच में बातचीत होती है। तब निमो उसे अपने मंगल ग्रह की कहानी, जो एक साइंस फिक्शन लिख रहा होता है, उसके बारे में और मंगल ग्रह के प्रति उसके इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तब एलिस ने उसे बोला था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम मेरी अस्थियों को, मेरी राख को मंगल ग्रह तक ले जाओगे? और निमो ने बोला था कि हाँ, और उसी वादे को पूरा करने के लिए इस जीवन में वो एलिस की राख को, उसकी अस्थियों को मंगल ग्रह तक ले जाता है। और जब वो मंगल ग्रह से वापस आ रहे होते हैं तो एक छोटे से समय के लिए उसकी मुलाकात ऐना से भी होती है, लेकिन तभी उनके स्पेसशिप से एक मीटेरॉइड टकराता है और उस स्पेसशिप में जितने भी लोग होते हैं सब के सब मर जाते हैं और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब 9 साल का निमो दूसरे तरीके से सोचता है, उसमें कुछ फेरबदल करता है जो फिल्म में नहीं दिखाते और ये दिखाते हैं कि वो 34 साल का हो चुका है और अब
उसकी और एलिस की शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होते और इसकी वजह ये होती है कि एलिस को एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का नाम होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इस बीमारी में इंसान अपने रिश्तों को लेकर बहुत डिप्रेशन में रहता है और उसे अपना पुराना बॉयफ्रेंड भी याद आता है और एक दिन वो उसकी खोज में घर से निकल जाती है। अब नन्ना निमो जो 9 साल का है वो दूसरे तरीके से सोचता है और इस बार वो अपनी जिंदगी में अलग अलग फैसले लेता है और अब वो एक टीवी शो में एंकर है और इस बार उसके असिस्टेंट की मौत होती है पानी में डूब के, यानी कि उसके असिस्टेंट की गाड़ी पानी में झील में गिर जाती है जिस तरह से पहले निमो की गिरी होती है। और जब वो उसके फ्यूनरल में जाता है तो वहां पर उसे एना मिलती है, वो उसके असिस्टेंट की वाइफ होती है। वो एना को पहचान लेता है लेकिन एना उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसकी इस कहानी का भी एंड यहीं पे हो जाता है। अब 9 साल का निमो एक बार फिर अपने फ्यूचर में जाता है और इस बार फिर वो अपने फ्यूचर में फेरबदल करता है। इस बार जब वो एलिस को लेटर देने जाता है और वो उसे मना कर देती है तो निमो ये डिसाइड करता है कि आज शाम को होने वाले प्रॉम में जो भी लड़की उसके साथ डांस करेगी वो उसी से शादी कर लेगा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। और वहां पे सबसे पहले उसके साथ डांस करती है जेनी और वो जेनी को जब घर वापस छोड़ने जाता है तो उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं आगे चल के एक बहुत कामयाब इंसान बनूंगा। और आगे चल के इन दोनों की शादी हो जाती है। जैसा निमो ने कहा था कि वो एक कामयाब इंसान बनेगा, वो एक कामयाब इंसान होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है। इसीलिए निमो एक दिन अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है और अपनी जितनी भी दौलत होती है वो अपने परिवार के नाम कर देता है। और अब निमो अपनी जिंदगी के सारे फैसले कॉइन को उछाल कर करता है और एक बार जब वो एयरपोर्ट पे जाता है तो वहां पर उसे दिखता है कि एक आदमी डैनियल जॉन नाम के आदमी का इंतजार कर रहा होता है। निमो उससे डैनियल जॉन बनकर मिलता है और उसके साथ चला जाता है, लेकिन इत्तेफाक यहां पर यह होता है कि कुछ लोग डैनियल जॉन को मारना चाहते हैं और इसी चक्कर में एक हिटमैन उसे कहते हैं जो लोगों को पैसों के लिए मारता है, वो निमो को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये डैनियल जॉन है। और इसी के साथ निमो की ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। 9 साल के निमो को अपने पिता के साथ जाने के बाद भी अपने भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। सबसे पहले उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी एलिस से शादी भी होती है लेकिन उसे बीमारी हो जाती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। तीसरे नंबर पे जब उसकी जीन से शादी होती है तो वो जिंदगी से बोर हो जाता है और इस जिंदगी में उसे एक हिटमैन गोली मार देता है। यानी पिता के साथ जाने के बाद भी उसे अपना भविष्य कहीं भी अच्छा नहीं दिखता। अब आगे इस कहानी में ये दिखाते हैं कि निमो की एक जगह नींद खुलती है और वो एक अजीब सी दुनिया में होता है जहां पर उसे अलग अलग क्लूज मिल रहे होते हैं और वो उन क्लूज के सहारे एक घर में पहुंचता है जो बंद होता है और बहुत ही जर्जर, बहुत ही पुराना होता है। वहां पर उसे एक डीवीडी मिलती है, एक सीडी प्लेयर होता है और एक टीवी होता है और जब वो सीडी प्लेयर में सीडी को डालकर चलाता है तो उसमें उसको अपना ही भविष्य जो कि 118 साल का निमो है वो दिखता है और वो उसे बताता है कि तू मेरा ही पास्ट है। कहने का मतलब यह है कि जो 118 साल का निमो है जो ये पूरी कहानी एक आदमी को सुना रहा है वो बोलता है कि ये जो तू जी रहा है ये मैं जी चुका हूं और तू मेरा पास्ट है। और ये सारी जो कहानियां हैं वो 9 साल के निमो के दिमाग में चल रही है जो रेलवे स्टेशन पर अपने माँ बाप के साथ खड़ा है और वो ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या अपने पिता के साथ जाना चाहिए। वो बूढ़ा निमो उसे बताता है कि दरअसल तुम एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, तुम बस मेरी एक याद हो, मेरा एक पास्ट हो। और वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हें इस पल तक जिंदा रहना पड़ेगा जिस पल तक मैं जिंदा हूं, यानी कि 12 फरवरी सन 2092 तक। इसके बाद जिसको बूढ़ा निमो कहानी सुना रहा होता है वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि आपने मुझे इतनी सारी अलग अलग कहानियां सुनाई लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी अपनी एक जिंदगी में इतनी सारी अलग अलग जिंदगियां जिए। आप मुझे ये बताएं कि आपकी असल जिंदगी कौन सी थी और आपने कौन सी जिंदगी जी थी। बूढ़ा निमो बोलता है कि ये सारी जिंदगियां असली थी, ये सारी जिंदगियां सच थी, बशर्ते मुझे अपनी जिंदगी में उस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते जिसके आधार पर मैं इनमें से किसी भी जिंदगी को जी सकता था। उसके कहने का मतलब यह होता है कि आपका भविष्य आपके वर्तमान पे डिपेंड करता है, यानी कि आज जो आप फैसले करते हैं वो आपकी आगे की जिंदगी को निर्धारित करता है। अभी भी वो आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। वो बूढ़े निमो से पूछता है कि आप इतनी बार मरे भी, इतनी जिंदगियों में आप मर गए और आज आप मेरे सामने बैठे जिंदा है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इसके बाद वो उससे ये भी पूछता है क्या मौत के बाद इंसान का अस्तित्व जिंदा रहता है। अब बूढ़ा निमो उससे बोलता है कि ये सब बेकार की बातें, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व है, क्या तुम सच में यहाँ पर हो। वो बोलता है कि हम उस 9 साल के बच्चे की सिर्फ सोच है जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर ये फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपनी मम्मी के साथ जाना चाहिए या अपने पापा के साथ जाना चाहिए। बूढ़े निमो का कहने का मतलब ये होता है कि जो सारी दुनिया है जहां पर तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो ये उस बच्चे की सिर्फ एक सोच है जो
अपने दिमाग में अपने भविष्य को सोच रहा है और अभी भी वो बच्चा उसी स्टेशन पे खड़ा होकर सोच रहा है कि उसे अपने मम्मी के साथ जाना चाहिए या अपने पापा के साथ जाना चाहिए। ये जो दुनिया है ये असली दुनिया नहीं है, बल्कि उस बच्चे की सोच का एक अंश है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये जो 118 साल का निमो है ये कौन है? दरअसल जो 9 साल का निमो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपनी मम्मी के साथ जाना चाहिए या अपने पापा के साथ जाना चाहिए, जो अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया, ये उसका भविष्य होता है। और इसीलिए इस 118 साल के निमो को कुछ भी अपने पास्ट के बारे में याद नहीं होता, सिर्फ इसे वो 9 साल का निमो याद होता है और उसकी यादों से कनेक्ट करके ये पूरी कहानियां इस रिपोर्टर को सुना रहा होता है। और इस 118 साल के निमो का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो 9 साल का निमो जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है वो कोई फैसला नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपनी लाइफ में कोई फैसला कर लेगा, इस निमो का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब कहानी आती है वापस 9 साल के निमो पर, जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर ये सोच रहा है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या अपने पिता के साथ जाना चाहिए। और वो इतने सारे अपने फ्यूचर देख चुका है जो अलग अलग फैसले लेने की वजह से बने, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है। और वो ये फैसला करता है कि वो ना अपनी मम्मी के साथ जाएगा ना अपने पापा के साथ जाएगा, और वो वहां से अकेला ही भाग जाता है। अब निमो ने एक फैसला ले लिया है, तो उसने जितनी भी जिंदगी अभी तक सोची थी उनका कोई वजूद नहीं रह जाता। और इसीलिए सन 2092 में जो बूढ़ा निमो होता है वो अब मर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके छोटे रूप ने, जो कि 9 साल का निमो है, उसने आज एक फैसला ले लिया है। और छोटे निमो के उस फैसले से आगे चलकर ऐना उसकी जिंदगी में आ जाती है, यानी कि ऐना उसे मिल जाती है और वो अपनी जिंदगी आगे खुशी खुशी बिताते हैं। और यहाँ पे सन 2092 में बूढ़ा निमो मरने से पहले ऐना का नाम पुकारता है और वो बहुत खुश होता है। दरअसल इस फिल्म में साइंस की 2 थ्योरीज को दिखाया है, एक बिग बैंग और दूसरी बिग क्रंच। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट था, यानी कि एक बिंदु था, उसमें एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से ये फैलना शुरू हो गया और ये आज तक फैलता ही जा रहा है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका फैलाव रुक जाएगा और उसके बाद ये सिकुड़ना शुरू करेगा और वापस उसी पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। अब इसके शुरुआती पॉइंट को सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ जिससे ब्रह्मांड फैला, इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और जब ये सिकुड़ेगा, यानी कि सब चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, इसे कहते हैं बिग क्रंच थ्योरी। और इस थ्योरी को इस बूढ़े निमो के दिमाग से जोड़ा गया है। जब बूढ़े निमो की मृत्यु होती है तो उसका पूरा जीवन रिवर्स होना शुरू हो जाता है और वो सब कुछ देखता है कि उसको ऐना उसकी जिंदगी में मिल गई, और वो ये भी देखता है कि उसके माता पिता एक साथ हैं और बचपन में वो ऐना को अपने साथ भी देखता है। और इसीलिए जब उसकी मृत्यु होती है तो वो बूढ़ा निमो बहुत जोर जोर से हंसता है और वो खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में कुछ और भी चीजें दिखाई है, जैसे कलर्स के बारे में और एक पिजन का भी एग्जांपल दिया है, लेकिन हमने वो चीजें इसमें कवर नहीं की क्योंकि प्लॉट ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसीलिए हमने इसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।